हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, जो कल आपने चैप्टर खत्म किया है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर के आधार पर, उसके फंक्शन के आधार पर, उसके आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो ये किताब है प्लेटफॉर्म की जिससे मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चंस को कराऊंगा, मैं बुक बाय बुक करा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा या किसी किताब से कराऊंगा, एक ही बात है। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को कर लीजिए, उनसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है फ्लॉप्स। ये सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्लॉप्स क्या होता है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापने के लिए होता है फ्लॉप्स। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको अपने वीडियो में, डिटेल वाली में। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहा है? ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम क्या है? तो ग्राहक और व्यापारी के बीच में ई कॉमर्स का माध्यम क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू जो ऑनलाइन जो सेलिंग वगैरह होती है सामान के, प्रोडक्ट की, उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। इसका एक अलग चैप्टर है, तो उस चैप्टर का जो चैप्टर आएगा इसमें डिटेल डिस्कशन उस चैप्टर में करेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी मैं करा चुका हूँ अपने एब्रीविएशन की क्लास में, जो पहली क्लास से पहले या दूसरी तीसरी क्लास जो भी होगी, एक एब्रीविएशन की नाम की क्लास है, उसमें सारे एब्रीविएशन कराए हैं। सारी जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है सभी करा दिए मैंने उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है? इनपुट देना, डाटा को प्रोसेस करना, उस प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, अंकगणितीय परिचालन करना, दो राशियों के मानों की तुलना करना। ये कौन करता है? ये दोनों काम करता है हमारा एएलयू। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो काम करता है ये दोनों करता है। तो इनमें से इसका आंसर होगा कृत्रिम डाटा को खोज करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा को खोज करना, ये भी काम नहीं है इसका। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। सीपीयू का काम क्या होता है? सिर्फ डेटा को प्रोसेसिंग करना। ठीक है, ये दोनों काम होते हैं किसके? फर्स्ट एंड सेकंड, ये काम होते हैं एएलयू के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आस्काई का फुल फॉर्म क्या है? आस्काई बोलते हैं इसको, आस्की भी बोलते हैं, बहुत से लोग आस्काई बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बारे में जब हम कोड पढ़ाएंगे सारे बीसीडी वगैरह कोड, तो इसके बारे में बात करेंगे, एसक्यूएल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, स्थापित कौन करता है या करने के लिए किसे यूज करते हैं, या एक ही बात है। तो कौन स्थापित करता है सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है सभी के बीच में, सभी भागों के बीच में सभी? तो वो बनाता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है सभी भागों को। कंट्रोल से ही पता चल रहा है उसको कि नियंत्रण करना। ठीक है, तो कोई सभी भागों को नियंत्रण करने का या सामंजस्य करने का यानी कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? तो सुपर यही पूछा जा रहा है, प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है एक तरह से क्वेश्चन का। तो मैंने बताया था अभी पहले क्वेश्चन में आया ये फ्लॉप्स क्या होती है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिटेल के लिए डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, वहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम वेस्ट करो, वहाँ पे भी टाइम उतना ही लगता है, तो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना सही नहीं है। तो वहाँ पर वीडियो मैंने बना दी है, डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी क्लियरली। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल होता है इसका लॉजिक एंड कैलकुलेशन। तो लॉजिक एंड कैलकुलेशन होता है यानी कि गणना करना और तार्किक गणना करना। तो तर्क और लॉजिक जो होता है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। डिजिटल कंप्यूटर का जो कार्य पद्धति है तो किस पे होती है? वो गणना करना, कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये दोनों काम होते हैं इसके डिजिटल कंप्यूटर के। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क का संबंध क्या है? डिस्क क्या होता है? डिश टीवी से मतलब है। डिस्क का संबंध किससे होता है? सैटेलाइट से। ठीक है, सैटेलाइट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9।
डिश मतलब वो डिश एंटीना जो होता है वो डिश, वो सैटेलाइट से संबंधित है इसका। ये क्वेश्चन अटपटे से क्वेश्चन डाल दिए कुछ इसमें, जो कि मुझे किताब में थोड़ा सा यही चीज़ अच्छी नहीं लगी है कि कहीं का कुछ भी उठा के बस अंडरस्टैंड डाल दिया गया है इस किताब में। तो फिलहाल इसको क्वेश्चन को स्किप करते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो फालतू के क्वेश्चन पे ज़्यादा मूड नहीं मारना कि पूरा टाइम उसी पे वेस्ट कर देना है फालतू के क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नहीं है तो मैं बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर इनमें से कौन है? बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर कौन है इनमें से? यानी ऐसा कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम स्टोर नहीं किया गया था, तो वो कौन सा कंप्यूटर है? ये है Z1, ठीक है, Z1 कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, पता नहीं कहाँ से डाल दिया ये क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा लाइटिंग मतलब याद रख लो, बिना प्रोग्राम का जो मैकेनिकल कंप्यूटर है वो Z1 है। बाकी मैं कंप्यूटर सारे करा चुका हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं वहाँ पे। तो आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट 11 नंबर का, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से और जर्मेनियम से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, सिलिकॉन, ठीक। दो ही मटेरियल है जिससे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसमें दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले किया गया था एबीसी कंपनी द्वारा। एबीसी कंपनी जो थी, एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर जो था वो था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहला। अगर बोला जाए फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था मोसली और जॉन एकार्ट ने। तो इसका अगर फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे यानी कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आंसर ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगर पूछता है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बनाया था वो बना था एबीसी यानी एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह के दो क्वेश्चन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था ये पूछ रहा है, तो वो किया था एबीसी ने। और आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। अगर फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में पूछता है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें पूछा गया केवल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो उसका ऑप्शन नंबर, उसका आंसर होता है एबीसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन उत्तरदायी है फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आने के लिए? तो फर्स्ट जनरेशन में हमने किसका यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया, और थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप का यूज किया, और फोर्थ जनरेशन हमने चीज यूज किया माइक्रो प्रोसेसर का, फिर मल्टी प्रोसेसर का, इसके बाद फिफ्थ जनरेशन में। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है फिफ्थ जनरेशन को। तो सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट से सेकंड जनरेशन में आने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की गई? कौन सी डिवाइस यूज की? ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मैंने बताया था इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया था 1972 में, और ये था 4004। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। और जो यूज किया गया था वो यूज किया गया था 8008, ठीक है। जो पहला यूज किया गया था वो 8008 था, और जो बनाया गया था तो वो पहला जो लैब में कंप्यूटर बना, वो माइक्रो प्रोसेसर बना था, वो बना था इंटेल का 4004। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को कब सफलता मिली? तो अभी मैंने बताया इसका क्वेश्चन का आंसर, पिछले क्वेश्चन में ही आया था। तो ये 1972 में पहली बार बनाया गया था इंटेल का 404, और सफलता कब मिली थी? एक साल पहले उसको। तो इसका आंसर है 1971। इस क्वेश्चन का आंसर 1971, और किसी किसी किताब में 1972 भी दे रखा है, तो किसी किताब में 1970 दे रखा है। तो ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को अगर लगाना ही है तो आप किसी भी ऑप्शन कर देंगे, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन इसका आंसर 1970 दे रखा है किसी किताब में, लेकिन जो इंटेल का 404 बनाया गया था वो
पहली सफलता 1972 में मिली थी, लेकिन इसका जो क्वेश्चन ज़्यादातर करेक्ट मानती है वो 1970 मानती है। तो इसको इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1970 होगा, ठीक है, 1970 या 1971। तो इन दोनों में से ऑप्शन एक होगा। वैसे में जो बुक्स है परीक्षा मंथन की उसमें 1970 दे रखा है, तो मैं इसका आंसर कहूँगा 1970, ठीक है। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये कुछ क्वेश्चन डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें कई किताबों में पढ़ोगे तो अलग अलग आंसर मिलते हैं अलग अलग किताबों में। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम से लेने वाली कंपनियाँ होती हैं या तो संस्था होती हैं, वो भी बचती हैं ऐसे क्वेश्चन से जिनमें डाउट होता है, या तो सबको कॉमन नंबर दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर 1970 करेंगे। एक ही चिप पे कंपोनेंट को इंटेल नहीं सफलता मिली थी, इंटेल को सफलता मिली थी 1970 में, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति क्या है? तो आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति क्या है, मतलब मैक्सिमम जो स्पीड है आधुनिक सुपर कंप्यूटर की, वो मैंने बताई थी आपको, वो है 100 गीगा फ्लॉप्स, ठीक है, 100 गीगा फ्लॉप्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। इसमें 100 गीगा दे रखा है, उसमें 1102 करके पेटा फ्लॉप्स भी दे रखा है, ठीक है। तो कभी कभी वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे गीगा फ्लॉप दे रखा है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से गीगा फ्लॉप्स होगा, 100 गीगा फ्लॉप्स, ठीक है। आजकल की जो हाईएस्ट स्पीड है कंप्यूटर की इस क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे तो पेटा फ्लॉप्स 1102 पेटा फ्लॉप्स अमेरिका का जो वो फ्रंटियर है, मैंने भी पढ़ाया था लास्ट में सुपर कंप्यूटर की स्पीड। तो इसको इस किताब में कुछ क्वेश्चन में डाउट हैं, तो लेकिन इसके हिसाब से ये कर देते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेपियर बोन कौन कौन से काम अबेकस की अधिकतर कर सकता है, ठीक है। तो नेपियर्स बोन जो था अबेकस का कौन कौन सा काम कर, अबेकस क्या था, एक जोड़ने घटाने वाली पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है, पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी अबेकस, जो बनाई गई थी। इसका आविष्कार किसने किया था? आविष्कार था बेबीलोन ने। तो अबेकस क्या कर सकता है, तो जोड़ना घटाना। तो इससे आगे क्या पूछ रहा है, तो अधिक क्या कर सकता है, जोड़ने घटाने के बाद क्या आता है, भाग करना, तो ये कर सकता था। और जो नेपियर बोन्स मैंने बताया था इसके बारे में अपनी डिटेल वीडियो में, नेपियर बोन्स क्या क्या कर सकता है, तो जोड़ घटाना भाग ये कर सकता है नेपियर बोन्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सुपर कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? तो बेसिक साइकिल कितने समय की होती है सुपर कंप्यूटर में, कितने समय की होती है? ये ऑप्शन नंबर ए 4 to 20 नैनो सेकेंड्स की, ठीक है। एक बेसिक साइकिल होती है ये सुपर कंप्यूटर की बेसिक साइकिल। बेसिक साइकिल मतलब इंस्ट्रक्शन को कितनी देर में वो पढ़ सकता है, यानी रिट्रीव कर सकता है। जैसे रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन और बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें रिट्रीव करने के लिए जितनी बेसिक साइकिल लगती है वो कितने सेकंड की होती है? नैनो सेकंड की, 4 to 20 नैनो सेकंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने निर्माण किया था? ये किया था ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसकी डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पूछ रहा है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वो जो था जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था, वो था इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। तो इसकी हम डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं। तो आपको जिसको इसकी डिटेल जाननी हो फर्स्ट जनरेशन की, वो हमारा वीडियो देख सकता है। फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक की मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। 10-10 मिनट या 15-15 मिनट की वीडियोस हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का। फर्स्ट जनरेशन का जो पहला कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? मैंने बताया था एक सतत कम्युनिकेशन, सतत जो वैल्यूज होती है स्टेटमेंट की, जैसे टेम्परेचर है या सूरज का टाइमिंग है, सूरज की हीट का टाइमिंग है, तो ये जो कॉन्स्टेंट नहीं होती, समय के साथ बदलती रहती है। तो ये कैसा सिग्नल होता है? एनालॉग सिग्नल। तो ये एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? ऐसे सिग्नल्स को कैलकुलेट करने के काम आता है एनालॉग सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। जो मैंने इसकी एनालॉग कंप्यूटर की वीडियो बना ली, वहाँ पर अपना आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, तीनों की डिटेल वीडियो बना दी मैं, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप के बारे में मैंने बताया था, एक छोटे स्मॉल कंप्यूटर होते हैं जो सूट के साइज के और थिन पतले। इसकी डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। माइक्रो कंप्यूटर का एक टाइप होता है ये,
ठीक है, ये साइज में माइक्रो कंप्यूटर के उसमें आते हैं टाइप में। तो ये क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं हम कहीं भी। क्लिनिकल कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित किया जाता है, ये भी सही है। और छोटे हल्के कंप्यूटर सूट के साइज के होते हैं, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। वैसे अगर मोर सुटेबल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी है, बट इसमें क्या है, हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है लैपटॉप के लिए। आगे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता यानी कि उपयोगकर्ता यानी यूजर्स डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, सही है, करेक्ट है। और ये तीव्र गति से, इसकी स्पीड बहुत तीव्र होती है और महंगा होता है कंप्यूटर सिस्टम होता है, ये भी करेक्ट है। बड़े बड़े संस्थानों या संगठनों द्वारा यूज किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का, वो 23 का, सॉरी। और इसके डिटेल वीडियो के लिए, इसकी सुपर कंप्यूटर की डिटेल के लिए मैंने सुपर कंप्यूटर का डिटेल वीडियो आप देख लें। जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी मैंने डिटेल वीडियो बना दिया। आप यहाँ पे सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, बाकी जो डिटेल जिसको जाननी है वो आप मेरे डिटेल वीडियो देख सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, प्रयोक्ता यानी यूजर के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में निम्नलिखित में से मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है। तो यूजर के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में कौन मध्यस्थता करता है, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, कहीं और का है, बट यहाँ पे दे दिया है तो मैं बता देता हूँ आपको क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में इंटरमीडिएट यानी मध्यस्थता का काम करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जब चैप्टर आएगा तो बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। फ्लू सॉल्वर का पहला संस्करण क्या है, तो फ्लू सॉल्वर क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर है, नाल ने बनाया था। तो भारत के सुपर कंप्यूटर मैंने जो सुपर कंप्यूटर इन इंडिया यानी भारत में सुपर कंप्यूटर, इस नाम से एक वीडियो है मेरी, वहाँ पे आप जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्लू सॉल्वर का पहला संस्करण कौन सा था, MK फर्स्ट, ठीक है, MK फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। मार्क फर्स्ट का पहला कंप्यूटर, ठीक है, इसकी ये विशेषता पूछ रहा है, तो इसकी विशेषता क्या है मार्क फर्स्ट की। पहला का ऑप्शन क्या है, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में, वैक्यूम का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। और मार्क फर्स्ट क्या है, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो जिसमें गलती ढूंढने के लिए तो विशेषता थी ये, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर, इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बात कर चुके हैं, कंप्यूटर का डेवलपमेंट जो पढ़ाया था हमने उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं सारे के सारे जो मैं करा रहा हूँ। तो प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी, तो पहला कंप्यूटर कौन सा था जिसमें स्टोरेज की सुविधा थी, मैंने भी नहीं पढ़ा है कहीं। मैंने जो पढ़ा था कंप्यूटर जो था उसमें था एक जैकार्ड लूम मशीन थी जिसमें पहला स्टोरेज यूज किया गया था, पंच कार्ड, स्टोरेज इनपुट करने के लिए और स्टोर करने के लिए। तो जैकार्ड लूम था, तो एसडेक होगा कोई कंप्यूटर में, देखूंगा इसका बताऊंगा। ये डाउट में क्वेश्चन है 28 नंबर, तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपके बाद में, ठीक है। अभी तो इस किताब में ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो इसके हिसाब से इसको सही कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इस किताब में कुछ क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं मिलता, कहीं भी नेट पर सर्च करो उसके भी आंसर नहीं मिल पाते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है 28, जिसका मैंने कई जगह आंसर ढूंढा लेकिन नहीं मिला मुझे, फिर मैं देखूंगा इसका आंसर क्या है, किसी किताब में मिल जाए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू किया गया। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ, किस जनरेशन से। 30 क्या कह रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया इसमें। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया वो कहाँ पे बनाया गया था। 31 पे चलते हैं, एनालाइसिस बेसिक लैंग्वेज में। तो एक होता है आंकिक और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का।
आंकिक और स्ट्रॉन्ग, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं बेसिक लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो किस श्रेणी के कंप्यूटर? तो माइक्रो, जिन्होंने बताया था ये माइक्रो श्रेणी के कंप्यूटर आते हैं। लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, नेटबुक, पीसी, आपका स्मार्टफोन, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर की मैंने पूरी वीडियो बना दी, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। टाइम श्रेणी का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम? ये किए गए थर्ड जनरेशन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने सेकंड होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितनी सेकंड होती है? तो ऑप्शन नंबर, इसके बारे में डिटेल वीडियो जरूर देखना, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि वो करते थे कंप्यूटर ऊष्मा, हाँ इसमें वैक्यूम का यूज़ किया गया था। तो क्या होता था इसमें? ऊष्मा ज़्यादा हीट जनरेट होती थी, तो हीट उत्पत्ति होती थी। तो ये हीट उत्पत्ति नहीं होती थी, ये भी गलत हो गया। ये बड़े आकार के होते थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 35, वही बड़े आकार के हुआ करते थे, घर के बराबर, लगभग रूम के बराबर, ठीक है, कमरे के बराबर हुआ करते थे। इतने बड़े कंप्यूटर होते थे प्रथम पीढ़ी के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी चिप है जिसका प्रयोग करने से वो जो सुपर चिप कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर जो है सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? कौन सी चिप है ये? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था एनालिटिकल मशीन में किया था। तो जोसेफ मैरी ने टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे, इन्होंने प्रयोग किया था। तो मैं बना चुका हूँ यहाँ पे, मैंने ये कंप्यूटर के बारे में जो बात की थी, स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, वहाँ पे मैंने इसके बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है प्रथम अंकीय कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो पहला जो डिजिटल कंप्यूटर रहा है उसके ब्लूप्रिंट बनाना, मतलब प्रोफार्मा तैयार करने में किसका विकास रहा है? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का विकास किसने किया था? तो ये किसने किया था? नंबर सी, ठीक है, रॉबर्ट नोई और जैक किल्वी दोनों ने मिलकर किया था। तो इसमें रॉबर्ट नोई नहीं है, रॉबर्ट नायक दे रखा है, तो रॉबर्ट नोई होता तो बोथ ऑप्शन सही हो जाते, ठीक है। रॉबर्ट नायक नहीं, रॉबर्ट नोई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो लोहा जो बनाया जाता है उसमें किस पदार्थ से बनाया जाता है? वो मैग्नेट जो चुंबक जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? लोहे से बनाई जाती है। तो चुंबकीय परत डिस्क में किसकी परत होनी चाहिए? आयरन ऑक्साइड की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 41 का। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? शक्तिशाली कंप्यूटर तो वो होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, ठीक है। कंडक्टर तो ये अलग हो गया, सुपर कंडक्टर अलग हो गया। माइक्रो कंप्यूटर जो जनरल यूज में होता है, जनरल पर्पस के लिए, सिंगल यूजर के लिए। जो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है, हजारों प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय किस सन में हुआ? तो 1991 में और 1980 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था नाल द्वारा, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये परम 10,000 बनाया गया था 1998 में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट क्वेश्चन नंबर 43 का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में, मैंने बताया था ना, सीडेक बनाता है आपका, सीडेक बनाता है ये आपका परम सीरीज का कंप्यूटर। ये कहाँ स्थित है? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का सारे होते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, वो कौन सा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का टाइप होता है। तो जितने भी माइक्रो कंप्यूटर हैं उसमें क्या है? माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। तो मेमोरी क्या दर्शाता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे मेमोरी की बात, प्राइमरी सेकेंडरी और सारी जितनी भी मेमोरी होती है। ठीक है, असेंबली भाषा यानी असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है। तो ये किस पीढ़ी की देन है, ये फर्स्ट अरिथ्रोमो। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा पीछे मत पढ़िए कि ये क्वेश्चन इसकी डिटेल नहीं बताई, फालतू का क्वेश्चन है, बेकार, टाइम वेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, ऐसा कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई से संग्रहित करती है और डैश संरचना पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जो डेटा होता है एक ही मेमोरी में स्टोर करती है, तो कि कौन सी संरचना पर आधारित, किसकी संरचना पर आधारित होती है ऐसा कंप्यूटर आधारित होता है वॉन न्यूमैन की संरचना पे। श्रृंखला पूछ रहा है कौन सी नहीं है, सारे जो है परम सीरीज के कंप्यूटर हैं, ये जो परम मित्र है ये परम सीरीज का कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, यही पूछा गया है, परम श्रृंखला का कंप्यूटर नहीं है, तो ये परम मित्र है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता है, बाकी ये डेस्कटॉप, पीसी और लैपटॉप ये सारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। ठीक, द्वितीय पीढ़ी है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर डेस्क पर आधारित होते हैं। तो मैंने बताया था पहला वैक्यूम पे, दूसरा आपका ट्रांजिस्टर पे, दूसरा ट्रांजिस्टर पे, तीसरा आपका आईसी चिप पे, चौथा आपका माइक्रो प्रोसेसर पे, पांचवा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ट्रांजिस्टर पे। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आधारित थे वो ट्रांजिस्टर पे आधारित थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है, वो है वैक्यूम ट्यूब आधारित। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यही है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो किस पीढ़ी का कंप्यूटर IBM 370। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।